राइनोप्लास्टी या नोज जॉब, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरी जो हमारी प्रैक्टिस में करी जाती है। एंड मेन एम जो इस सर्जरी का होता है आपकी नोज का साइज, शेप एंड फंक्शन को चेंज करना या फिर उसको बेटर बनाना। हाय, आई एम डॉक्टर अनमोल चुक। आई एम a cosmetic and plastic surgeon based in Gurgaon, Delhi, NCR. And today I am going to tell you about rhinoplasty, the complete guide of rhinoplasty, in which we'll be discussing about different aspects. Number one, what is the aim? That means what exactly we do. Number two, who is the right candidate? Number three, सर्जरी करते कैसे हैं? नंबर फोर, सर्जरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? नंबर फाइव, रिकवरी कैसी रहती है? और नंबर सिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप देखते हैं, कॉस्टिंग क्या रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द एम ऑफ राइनोप्लास्टी। नाउ एम ऑफ राइनोप्लास्टी इज टू गिव यू अ डिजायर्ड शेप एंड टू टेक केयर ऑफ द फंक्शनल डिफॉर्मिटीज जैसे कि डिविएटेड नेजल सेप्टम। नाउ राइट कैंडिडेट फॉर अ राइनोप्लास्टी इज वन हु इज सीकिंग टू इम्प्रूव हिज और हर शेप। ये शेप क्रुकेट शेप बोलते हैं कई बार, जिस वजह से डिविएटेड नेजल सेप्टम जिस वजह से होता है, मल्टीपल रीजंस होते हैं, या फिर आपको पुराना कोई ट्रॉमा हुआ हो या फिर जेनेटिकली हो, नाक की शेप टेढ़ी हो, उसका इलाज हो सकता है, या फिर नेजल में बम्प हो, नाक के अंदर कोई डिफॉर्मिटी यानी कि एला की डिफॉर्मिटी हो जिसमें एला की शेप डिफॉर्म्ड हो, और इन जनरल क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी भी होती है जिसके अंदर क्लेफ्ट लिप यानी कि लिप जो होता है बचपन से डेवलप नहीं होता, उसके साथ साथ नोज की शेप भी डिफॉर्म होती है, तो ये रिकंस्ट्रक्टिव केसेस में चला जाता है। तो राइनोप्लास्टी मल्टीपल टाइप्स की होती है। इसके कैंडिडेट जो जनरली होते हैं, दे आर इन गुड हेल्थ, दे आर जनरली अबव 18 ईयर्स। 16 ईयर्स में भी हम करते हैं राइनोप्लास्टी, डिपेंड करता है सीवियर डिविएटेड नेजल सेप्टम यानी कि सांस की तकलीफ है तब हम करते हैं, अर्लियर में भी, वरना 18 ईयर्स जब आपकी कंसेंट दे सकते हैं तब मोस्टली करते हैं, और साथ ही साथ आपकी नोज की शेप पूरी डेवलप हो जाए। तो राइनोप्लास्टी आपकी साइड को भी, आपके फ्रंट प्रोफाइल को भी, दोनों को बेटर करा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो पेशेंट्स की डिजायर है वो पूरा अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ डिस्कस करें। कई बार क्या होता है कि हमारे कंसल्टेशंस में पेशेंट की डिजायर कुछ और होते हैं, एक्सपेक्टेशंस कुछ और होते हैं, तो रिजल्ट वो उस तरीके से इमेजिन नहीं कर पाता। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप किसी सेलिब्रिटी या उसकी फोटो ला सकते हैं गाइडेंस के लिए, बट मोस्टली आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड डिपेंडिंग व्हाट इज गुड फॉर यू, बिकॉज इन कंसल्टेशन वी डू कंप्लीट फेशियल एनालिसिस। यानी कि जब भी हम राइनोप्लास्टी के पेशेंट को देखते हैं तो हम पूरा असेस करते हैं एग्जामिनेशन में कि आपका जो अपर 1/3 ऑफ द फेस, मिडल 1/3 और लोअर 1/3, इसके प्रोपोर्शंस डिस्कस करते हैं, क्या आपको फेस के सूट कर रहा है। कई बार होता है राइनोप्लास्टी के साथ साथ हम चिन पे भी एक चिन रिडक्शन या फिर चिन ऑगमेंटेशन करते हैं ताकि आपका एक होलिस्टिकली अच्छी लुक आए। राइनोप्लास्टी में भी कई बार ये होता है कि आप डिजायर करते हैं कि ज़्यादा चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, लेकिन कई बार मिनिमल चेंजेस, सटल चेंजेस से भी नेचुरल रिजल्ट रहते हैं और बिल्कुल पता नहीं लगता। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द कंसल्टेशंस, बिकॉज दैट इज हाउ द रिजल्ट विल बी गुड इफ यू नो एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। सो राइनोप्लास्टी अगर अब आपने मन बना लिया है और आप एक अच्छे कैंडिडेट है, गुड कैंडिडेट है, देयर आर सम बेसिक इन्वेस्टिगेशन दैट कैन गेट इट डन फ्रॉम एनी गुड लैब। प्लस किसी किसी केसेस में हम सीटी स्कैन भी कहते हैं, खासकर जब डिविएटेड नेजल सेप्टम होता है। इसका रीजन ये होता है, जब भी डिविएटेड नेजल सेप्टम होता है वी हैव टू सी कि कितना डिविएशन है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविएशन, सी शेप होती है, एस शेप होती है, और उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। उसी हिसाब से आपकी नेजल सेप्टम कितना है, उसको कितना ठीक करना है। साथ ही साथ एक टर्बुनेट्स होते हैं जो कि बढ़ जाते हैं डिविएटेड नेजल सेप्टम में, तो उसका भी ट्रीटमेंट करा जा सकता है ताकि आपकी ब्रीदिंग भी इंप्रूव हो जाए ऑल इन ऑल, और शेप भी अच्छे से इंप्रूव हो जाए। ये सब इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी जाते हैं, जैसे कि आपको कुछ विटामिन ई, फिश ऑयल, एस्पिरिन जिससे ब्लड थिनर का काम करते हैं, वो कम से कम 1 हफ्ता पहले स्टॉप कर देना चाहिए। साथ ही साथ स्मोकिंग भी, अल्कोहल भी इनटेक एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हीलिंग को अफेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स भी जल्दी आएं और प्लस हीलिंग भी अच्छी हो। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर डन बिफोर द सर्जरी। द नेक्स्ट थिंग इज द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में जनरली हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, और इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी हॉस्पिटल या सेफ जगह पे ही करवाएं, क्योंकि हम इंश्योर करते हैं जनरल एनेस्थीसिया इज एब्सोल्युटली सेफ, एंड इवन इफ यू आर वंस इन अ मिलियन और बिलियन पेशेंट, वी टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि जब हम हॉस्पिटल में करें तो हमारे पास एक आईसीयू बैकअप भी हो ताकि आपकी सेफ्टी मेंटेन रहे।
तो एनेस्थीसिया में ये होता है कि आपको बेहोश कर दिया जाता है, पहले दवाई दी जाती है वेन्स के थ्रू, एक कैनुला जो होता है उसके थ्रू, फिर उसके बाद पूरा प्रोसीजर लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच का होता है, उसमें आपको पता भी नहीं लगता कि एग्जैक्टली पेन वगैरह कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट चीज आती है सर्जरी कैसे होती है। सर्जरी जो हम करते हैं हम उसको बोलते हैं ओपन राइनोप्लास्टी। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स इन विच इट इज डन, बट ओपन राइनोप्लास्टी इज ओवरऑल बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ द कार्टिलेज, जो मतलब कि अब नेजल सेप्टल कार्टिलेज होती है, बोन का एक्सपोजर, इसके अंदर हम सारे के सारे चेंजेस जल्दी करेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा कट दिया जाता है ये कॉलुमिला पे, यहाँ इस रीजन के अंदर, जिसके अंदर आपको पता भी नहीं लगता, थोड़े टाइम बाद स्कार भी नहीं पता लगता, क्योंकि एंटी स्कार क्रीम्स और बाकी सब चीजें भी दी जाती है। साथ ही साथ अगर एला यानी कि वाइड नोज है उसको भी करेक्ट करा जा सकता है, एलर प्लास्टी वो प्रोसीजर होता है। अब इस प्रोसीजर के अंदर जब भी हम सेप्टम खोलते हैं तो इसको पूरे तरीके से करेक्ट करा जाता है, और प्लस सेप्टम जो होती है, नाक को आप समझ सकते हैं, नाक आपकी एक टेंट की तरह है, जो कि सेप्टम है उसका पोल है, और टेंट के ऊपर जो आपकी स्किन है वो टेंट है। अब आपका सेप्टम अगर डिविएटेड है तो टेंट भी आपका एक तरफ जाएगा, और टेंट आपका अगर सीधा भी है, कई बार क्या होता है वो टेंट मोटा है, यानी कि नोज की स्किन बहुत मोटी है, तो वो चेंजेस, सटल चेंजेस नहीं दिखते। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम राइनोप्लास्टी प्लान करते हैं, फेशियल प्रोपोर्शंस तो देखते ही हैं, साथ ही साथ नेजल स्किन भी देखते हैं। तो सर्जरी के टाइम भी इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। सेप्टम को सेप्टोराइनोप्लास्टी करते हैं, यानी कि सेप्टम का यूटिलाइजेशन किस किस चीजों में करते हैं। एक आपका टिप को मॉडिफाई करने के लिए, किसी की मोटी नोज है उसको करेक्ट करा जा सकता है टिप मॉडिफिकेशन स्टिचेस के साथ साथ। कॉलुमेलर स्ट्रट बोलते हैं, जिससे नाक को टिप को सपोर्ट करा जाता है। साथ ही साथ ये जो हैंगिंग कॉलुमेला होता है, जिससे नीचे की तरफ होता है, जब स्माइल करते हैं नीचे की तरफ आता है, उसको भी करेक्ट करा जा सकता है। प्लस देर आर डिफरेंट स्ट्रट्स और ग्राफ्ट्स जो कि आपकी सेप्टम से बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से डिविएटेड नेजल सेप्टम को करेक्ट करने के लिए हम एक चीज स्प्रेडर ग्राफ्ट्स यूज करते हैं। स्प्रेडर ग्राफ्ट्स होते हैं आपके कार्टिलेज से बनाए हुए, जिसमें सपोर्ट करते हैं नाक की हड्डी यानी कि सेप्टम को बिल्कुल सीधा रखते हैं। साथ ही साथ ये कार्टिलेज ऑगमेंटेशन के लिए भी यूज होता है, ना कि जो बैठी हुई नाक है उसको शेप देने के लिए। अगर नाक को छोटा करना है या फिर बम्प है तो देयर इज अ डिफरेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमूव द डॉर्सल हम, जिसमें ऑस्टियोटमी, उसके बाद ऑस्टियोटमी भी करते हैं। नाक का अगर डॉर्सम यानी कि नाक की शेप अगर वाइड है तो उसका ध्यान रखने के लिए भी एक्सटर्नल ऑस्टियोटमी करते हैं, जिसमें बोन को ब्रेक कर दिया जाता है। डिफरेंट स्टेप्स, ये कस्टमाइज प्रोसीजर है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट टू पेशेंट ये सारी चीजें कस्टमाइज करी जाती है, और उसी हिसाब से आपकी रिकवरी भी एक्सप्लेन करी जाती है कि कितनी रिकवरी रहेगी। जब हम प्रोसीजर कर लेते हैं तो यहाँ वाले जो कट होता है उसके स्टिचेस निकलते हैं 7 to 8 डेज के बाद। नाक के अंदर वाले स्टिचेस सारे डिसॉल्वेबल होते हैं। एक नेजल पैक डाला जाता है, वो जनरली हम नेक्स्ट डे या फिर 2 डेज के बाद रिमूव कर देते हैं। और नेजल स्प्लिंट कुछ केसेस में डाला जाता है जब हम ऑस्टियोटमी यानी कि बोन का मॉडिफिकेशन करते हैं, बोन को कम करने के लिए, वो हम जनरली निकालते हैं अराउंड 7 to 8 डेज के बाद। और फिर उसके बाद नाइट टेपिंग करते हैं ताकि आपकी नोज की स्वेलिंग जल्दी से जल्दी डिक्रीज हो। सो ऑल इन ऑल द होल प्रोसीजर टेक्स अराउंड 2.5 to 3 hours, एंड हम आपको शाम को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आई रिकमेंड कि आप एक दिन स्टे करिए ताकि आपकी प्रॉपर केयर हो पाए, आपकी रिकवरी भी इजीली हो जाए। रिकवरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, जैसे कि हम जिसको हॉस्पिटल स्टे भी कहते हैं, इनिशियल फ्यू आवर्स में थोड़ी सी ब्लीडिंग जैसी होगी, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसलिए हम एक कपड़ा यानी कि गॉस पीस जैसा दे देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पानी जैसा ब्लीडिंग जैसा भी है तो नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि आपकी नोज ब्लॉक्ड है, बट थोड़ा सा वो ब्लड डिस्चार्ज आएगा, वो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इस दौरान में हम ध्यान भी रखते हैं आपका हेड थोड़ा सा एलिवेटेड हो। आइस पैक यूज करते हैं, क्योंकि नाक और आई रीजन के आसपास अगर ऑस्टियोटमी करते हैं थोड़ी स्वेलिंग आती है। प्लस आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, आईवी पेन किलर्स यानी कि इंट्रावीनस जो कि इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। पेन किलर्स की मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी नेजल स्टफीनेस रहती है तो इसलिए पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन पेन एसेट नहीं होता। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर के साथ साथ स्वेलिंग डिक्रीज करने के लिए हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं, जिससे कि आपका जल्दी रिकवरी हो। नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं। स्प्लिंट लगा होता है, स्वेलिंग होती है नाक के आसपास वाले रीजन में और ब्रूजिंग होती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। जनरली 4-5 डेज में वो सेटल हो जाती है। अगर आपका डेस्कटॉप है तो यू कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, और अगर आपको फिजिकली जाना है तो आई वुड से दैट आप 8 to 10 डेज का आप गैप रखिए। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, इंडिया के आउटसाइड या फिर किसी और सिटी से आ रहे हैं, तो आई वुड से दैट आप एटलीस्ट 10 days इज अ गुड टाइम टू स्टे ओवर हेयर इन अराउंड माई सेंटर, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ यू।
रेस्ट आफ्टर दैट यू कैन गो बैक होम, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शंस हम ऑनलाइन भी अपने सारे आउटस्टेशन पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं। ड्राइविंग आप कर सकते हैं 7 to 8 डेज के बाद, क्योंकि थोड़ा सा स्वेलिंग होती है, थोड़ा सा डिजीनेस होती है इनिशियली, तो नहीं करिए, आप केयर गिवर को साथ में लाइए। ड्रेसिंग्स के लिए मोस्टली हमारे पास, जैसे मैंने बताया, सेकंड डे आना होता है नेजल पैक निकालने के लिए। उसके बाद हम एक ऑइंटमेंट दे देते हैं, साथ में स्टीम इनहेलेशन का बता देते हैं। अगर आपको एलर्जीज है तो एंटी एलर्जिक्स मेडिकेशन जैसे कि मॉन्टिलुकास, लेग्रा और ये सारी प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ स्प्रे करते हैं ताकि नेजल कंजेशन ना हो, और स्टीम के साथ आप ये ले सकते हैं ताकि आपकी रिकवरी स्मूथ हो। फिर हम 7 to 8 डे के बीच में बुलाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्या क्या स्टेप्स हुए हैं, या तो कॉलमेला यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर के, अगर एलर प्लास्टी हुई तो एलर के स्टिचेस भी निकाल देते हैं, और स्प्लिंट भी रिमूव करके आपको फाइनल शेप भी अपनी दिखाते हैं। इनिशियली जो आपकी शेप आती है स्प्लिंट निकलने के बाद, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया कि एग्जैक्टली आपकी आगे जाके क्या होगी। टिप सबसे ज्यादा स्वोलन होती है, टिप की स्वेलिंग सबसे लास्ट में जाती है, तो गिव इट सम टाइम। टिप में नमनेस भी होती है, यू विल फील कि टिप के अंदर अभी सेंसेशन नहीं है, प्लस स्वेलिंग ऑन द सराउंडिंग रीजन्स भी होती है, ये धीरे धीरे जाती है। उसके बाद आपको थोड़े दिन के लिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी होती है नाक के नीचे। फिर हम अपना एंटी स्कार प्रोटोकॉल जनरली 2 3 वीक्स के बीच में स्टार्ट करते हैं, दैट इंक्लूड सनस्क्रीन एंड ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। इन दिस टाइम यू कैन गो बैक इजिली टू योर वर्क। अराउंड 14 डेज के आसपास स्वेलिंग कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के जो आसपास वाले लोग कहते हैं यू लुक गुड इन अ डिफरेंट सेंस, नॉट किसी को पता नहीं लगता ऐसे राइनोप्लास्टी हुई है, बट यू ऑब्वियसली नो, एंड पीपल हु आर विद यू ड्यूरिंग द सर्जरी उनको पता होता है। स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती जाती है तो आपका बेटर रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। यू ऑल्सो स्टार्ट फील कॉन्फिडेंट एंड एज आप नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम करते हो। डाइट में एज सच मेजर चेंज नहीं आता। इनिशियल डेज में मैं 3-4 दिन कहता हूँ कि सॉफ्ट डाइट ही खाए, और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल डाइट रिज्यूम करें। बाहर का इनिशियली कम खाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और अदर मेडिकेशंस चल रही होती हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए अपने खाने पीने का। स्पेक्स पहनने वालों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी इनिशियली होती है, क्योंकि स्प्लिंट लगा होता है, तो लेंसेज जनरली अगर आप पहनते हैं तो 3-4 दिन बाद लगा सकते हैं। अगर स्वेलिंग और ब्रूजिंग जैसे ही कम हुए आप लगा सकते हैं। स्पेक्स पहनना भी है तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप जो एक्राइलिक स्पेक्स हैं वेट में, वो वाली स्पेक्स लिए और नेजल ब्रिज के ऊपर ना रखिए। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेप इट लाइक दिस, और व्हाट यू कैन डू इज स्लाइटली आप उसको नाक के नीचे वाले हिस्से पे रख सकते हैं। तो थोड़े दिनों के लिए वो है, उसके बाद आप अपना नॉर्मल स्पेक्स पहन सकते हैं ताकि नाक का सपोर्ट ना रहे। हैवी एक्टिविटीज भी 6 वीक्स तक ना करिए, क्योंकि इट कैन टेक अप टू 6 to 8 वीक्स फॉर द नोज टू सेटल कंप्लीटली, एंड इस टाइम नोज को बिल्कुल ऑल्टर नहीं करना चाहिए। हैवी सन एक्सपोजर भी आई वुड से दैट 2 to 3 मंथ्स अगर अवॉइड हो सके, बीच या कुछ, तो अवॉइड करिए, क्योंकि पिगमेंटेशन एंड ऑल आपकी होने के चांसेस होते हैं। जा रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर टाइम टू टाइम चेंज करिए। उसके बाद रिकवरी काफ़ी ऐसा स्मूथ है। जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं आपको, इट कैन टेक अप टू एन ईयर, सो बी पेशेंट इन टर्म्स ऑफ राइनोप्लास्टी, बिकॉज इट कैन टेक अप टू एन ईयर। एंड अगर कोई रिविजन भी करना है किसी और रीज़न की वजह से, सो एक साल के बाद ही आप करवाइए। अगर आप राइनोप्लास्टी कहीं और से भी करवाते हैं तो 1 साल से पहले आई वुड से दैट हमारे पास कंसल्टेशन आने का बेस्ट टाइम है 1 ईयर के बाद, क्योंकि तब तक आपके नोज के चेंजेस सेटल हो जाते हैं। मेनली कॉम्प्लिकेशन यही आ सकते हैं कि इन्फेक्शन का रिस्क होता है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है, स्वेलिंग का रिस्क होता है, टिप की सेंसेशन धीरे धीरे आने का वो टाइम लग जाता है। डिवेटेड, अगर सिवियर डिवेटेड नेजल सेप्टम है तो दोबारा उसी पोजीशन में जा सकता है, तो दोबारा करेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरे केसेस में फिर रिब कार्टिलेज की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, लेकिन मोस्टली ऑल दीज आर मैनेजेबल। सो मोस्टली केसेस में रिकवरी स्मूथ होती है और आप विद कॉन्फिडेंस यू कैन गो बैक होम एंड ऑल। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन मैं एम्फोसाइज करूंगा इस चीज़ के बारे में कि राइनोप्लास्टी जब भी आप प्लान कर रहे हो तो पूरा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लीजिए, इंक्लूडिंग कॉस्टिंग, जिसके बारे में मैं भी आने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इंडिकेशंस। अगेन आई एम सेइंग इंडिकेशंस बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन इज दैट कि हम राइनोप्लास्टी को किसी और चीज़ से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मैरिज नहीं हो पा रही है, या फिर आपको मैरिटल इश्यूज हैं, तो उसको नोज से रिलेट कर देते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट कि राइनोप्लास्टी उन केसेस को सॉल्व नहीं करेगी। राइनोप्लास्टी कैन इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट कैन बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम, बट उसमें विजिबल चेंजेस आने के लिए होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था, टिप के अंदर चेंजेस, टिप मोटी है, पतली है, नाक मोटी है, पतली है, एला वाइड है, या फिर सांस लेने में तकलीफ है, या फिर एलर्जीज हैं, या फिर आपकी नाक छोटी है, बहुत बड़ी है, और कोई क्लेफ्ट है, वो सारी
चीज़ों की वजह से है या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से आपको प्रॉब्लम, तो दीज आर गुड इंडिकेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉस्ट के बारे में आते हैं। सो कॉस्ट ऑफ राइनोप्लास्टी वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन, आई वुड से दैट माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर में मैं डिवाइड करूंगा। अगर माइल्ड है कि आपके टिप के अंदर हल्की सी मॉडिफिकेशन चाहिए, कोई डॉर्सम में नहीं है, तो इट जनरली स्टार्ट फ्रॉम 1,40,000। एंड अगर सिवियर है जिसके अंदर डिवेटेड नेजल सेप्टम है, काफ़ी सारे चेंजेस चाहिए और साथ में रिब का भी इस्तेमाल हो, तो इट कैन गो अप टू 2,50,000। बट अगेन अ पर्सनलाइज कॉस्ट इज गिवन इन द कंसल्टेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन, that we can discuss with you. And I think this comprehensive video will help you out. If you want to share with one of your friends who are considering rhinoplasty, then this video might be useful for them. Do share with them. If you are considering rhinoplasty yourself and if you have any doubts or questions koi hai rhinoplasty related, you can contact us on this number or you can mail us on this email ID. We'll be happy to help you. Thank you so much for watching this video.